नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भोरंद इंस्पायर एंड एजुकेशन हब कोचिंग क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार करें रवि ठाकुर का। तो आइए, पर्यावरण से संबंधित हम लोगों ने 2 क्लास कर लिए हैं। आज पर्यावरण से संबंधित तीसरा क्लास है और हम लोगों ने समझ लिया था जो पर्यावरण से संबंधित कुछ शब्दावली थे उसके बारे में जान लिए हैं। जैसे पर्यावरण किसको बोलेंगे, या फिर पारिस्थितिक तंत्र किसको बोलेंगे, या पारिस्थितिकी किसको बोलेंगे। ये सब के बारे में हम लोग पहले से देख लिए हैं। उसमें देख लिए थे कैसे प्रजाति किसको बोलना है, प्रजाति से कैसे कैसे जनसंख्या बनेगा, या फिर जनसंख्या के बाद कैसे समुदाय आया, समुदाय के बाद हम लोग को देखना है क्या पारिस्थितिक तंत्र हुआ, पारिस्थितिक तंत्र के बाद कैसे बायोम आया, और बायोम के बाद कैसे बायोस्फीयर आया। ये सब के बारे में अच्छे से हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर लिए हैं। तो आज हम लोग को देखना है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। और पारिस्थितिक तंत्र के घटक के साथ साथ हमको देखना है उसमें कौन कौन से जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक है उसका प्रकार भी देखना है। उस प्रकार का अच्छे से हम लोग को क्या करना है, डिटेल से देखना है। और पारिस्थितिक तंत्र के घटक तो देखेंगे, लेकिन हमको ये भी देखना है कि पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या फायदा है, क्या क्या उसका लाभ है। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र। ये देखना क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम लोग को देखना है। पारिस्थितिक तंत्र, अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परितंत्र ही बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोल देते हैं, परितंत्र बोल देते हैं। जैसे क्या हुआ, पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र। तो इस पारिस्थितिक तंत्र से परि शब्द निकाल करके इसको क्या परितंत्र भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को क्या बोलते हैं, परितंत्र बोलते हैं। तो हमको यहाँ देखना क्या है, परितंत्र के घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र फिर परितंत्र के क्या क्या घटक हैं इनको देखना है। इसको सामान्य रूप से 2 भाग में बांट देते हैं। पहला कौन से बांटते हैं, जैविक घटक। किसमें बांटते हैं, जैविक घटक। और दूसरा बांटते हैं किसमें, अजैविक घटक में। जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक को भी कुछ भाग में बांटे हैं, और जो अजैविक घटक है उसको भी कुछ भाग में हम लोग ने बांट लिए हैं। तो जैसे जैविक घटक है, तो जैविक घटक को हम लोग बांटे हैं क्या, जिसमें जीवन हो। जैविक घटक मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैविक घटक बोलेंगे। और जिसमें जीवन ना हो, लेकिन जिसमें जीवन ना हो लेकिन जीवन के लिए जो घटक आवश्यक है, जो तत्व आवश्यक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजैविक घटक बोलेंगे। मतलब जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए, जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, जीवन के लिए आवश्यक हो, इसे हम क्या बोलेंगे, अजैविक घटक बोलेंगे। जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत क्या आएगा, जैविक घटक में हमको देखना है क्या, उत्पादक, उत्पादक देखना है। उत्पादक के बाद हमको देखना है उपभोक्ता देखना है, और उपभोक्ता के बाद हमको देखना है अपघटक या फिर अपघटन करता। तो किस में आ जाएगा, ये जैविक घटक में आ जाएगा। अजैविक घटक में हमको अजैविक घटक को ही कुछ भाग में हम लोग क्या कर लेना है, बांट लेना है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में देखना है तो भौतिक प्रकार देखेंगे, फिर भौतिक घटक देखना है इसका, उसमें कार्बनिक घटक देखना है, और फिर अकार्बनिक घटक देखना है। तो ये है जैविक घटक। जैविक घटक को किसमें किसमें बांटेंगे, उत्पादक देखेंगे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उपभोक्ता देखेंगे, और अपघटक देखेंगे, या फिर अपघटन करता, अपघटक या फिर अपघटन करता। इन सब के बारे में अच्छा डिटेल से हम लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अजैविक घटक। तो जैविक घटक था क्या है, अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंदर क्या क्या देखना है, इसको भी 3 भाग में बांट ली है। एक देखेंगे कौन सा, भौतिक, एक देखेंगे कौन सा, भौतिक प्रकार, एक देखेंगे अकार्बनिक प्रकार, और एक देखेंगे कार्बनिक प्रकार। अकार्बनिक प्रकार और कार्बनिक प्रकार, ये तीनों प्रभावित कैसे करते हैं। इसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जीवन के लिए क्या आवश्यक तत्व है। भौतिक घटक में हम लोग क्या क्या देखेंगे, भौतिक घटक में देखेंगे ताप देखेंगे, वर्षा देखेंगे, अक्षांश देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे और तत्व हैं जो किस में आते हैं, भौतिक घटक में। लेकिन हमको इसको पूरे अच्छे डिटेल से आगे क्लास में हम लोग को देखना है। फिर देखेंगे अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। अकार्बनिक और कार्बनिक घटक में मतलब मुख्य अंतर क्या होता है, कि बहुत व्यक्ति को लगता है कार्बनिक घटक मतलब जिसमें कार्बन हो, और अकार्बनिक घटक मतलब जिसमें कार्बन ना हो। लेकिन ये इसका रियल परिभाषा, इसका अर्थ है सही में मायने में इसका अर्थ है ये नहीं होता है। सही मायने में तो अर्थ है कार्बनिक का ठीक है, कार्बनिक का होता है मतलब जिसमें कार्बन अनिवार्य रूप से हो, जिसमें कार्बन अनिवार्य रूप से हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
कार्बनिक घटक। लेकिन अकार्बनिक घटक के बारे में जो हम लोग सोचते हैं, जिससे समानता जिसको मानते हैं, वैसा नहीं है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कार्बन हो भी सकता है और कार्बन नहीं हो भी सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक घटक बोलेंगे। तो अकार्बनिक घटक के अंदर देख रहे क्या? जल देखना है, नाइट्रोजन देखना है, ऑक्सीजन देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, मतलब बहुत प्रकार का जो गैस है उसको किस में देखेंगे हम लोग? अकार्बनिक घटक में देखेंगे। कार्बनिक घटक में हमको देखना जिसमें कार्बन अनिवार्य रूप से हो, देखेंगे किसका? प्रोटीन देखेंगे, वसा के बारे में देखेंगे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग को देखना है। तो ये हुआ अजैविक घटक के उसके प्रकार, इसको किस किस भाग में बांटे हैं, किस किस भाग में क्या कर दिए हैं? बांटे हैं। कौन सा देखना है? भौतिक प्रकार। परितंत्र क्या देखना है? परितंत्र के भौतिक कारक क्या क्या है? तो इसमें क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आएगा, तापमान आएगा, क्या आएगा? तापमान आएगा, वर्षा आएगा, उसके बाद आर्द्रता, वर्षा और आर्द्रता को देखना है। वर्षा और आर्द्रता को देखने के बाद हमको दबाव देखना है। ये वे कारक हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के विकास को बनाए रखते हैं और उनको सीमित करते हैं, बनाए भी रखते हैं, उसको सीमित करते हैं। कौन? भौतिक कारक, भौतिक कारक। उसके बाद देखना है कौन सा हमको देखना है? कार्बनिक कारक। इसे बोलते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लिपिड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वसा। लिपिड को क्या बोलते हैं? वसा। और ह्यूमिक पदार्थ मिलेंगे। वे मतलब ये वे जीवित प्राणियों से बनते हैं और इसलिए जैविक और अजैविक घटकों का इसको क्या बोलते हैं? कड़ी बोलते हैं। जैविक और अजैविक घटकों का कड़क किसको बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक को। किसको बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक को बोलेंगे क्या? जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटक के बीच का क्या बोलते हैं? इसको कड़ी के नाम से जानते हैं, कार्बनिक पदार्थ को। उसके बाद देखना है हम कौन सा एक आएगा? अकार्बनिक पदार्थ। अच्छा, इसमें नहीं दिया है। कार्बनिक यौगिक हो गए। अकार्बनिक में देख ही लिए हम लोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नाइट्रोजन आएगा, या फिर उसमें ऑक्सीजन आएगा, जो जल आएगा उसमें सब किस में आएगा? अकार्बनिक में आएगा। तो इन्हीं के बारे में अच्छे से हम लोग क्या करना, चर्चा करना, जैसे भौतिक कारक है वो प्रभावित कैसे करते हैं पर्यावरण को या फिर पारिस्थितिक तंत्र को। जो भौतिक कारक है वो प्रभावित कैसे करेंगे, उनके बारे में देखना है। किसके देखना क्या है हमको? भौतिक कारक। भौतिक कारक ये पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, पर्यावरण को प्रभावित कैसे करते हैं, इनके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखना है हमको क्या? ताप। क्या देखना है? ताप। ताप जो है पूरा पारिस्थितिक तंत्र को क्या प्रभावित करता है? कैसे कैसे प्रभावित करता है? ये तो मानव को भी प्रभावित करता है, जीव जंतु को भी प्रभावित करता है, सभी को क्या करता है? पेड़ पौधे सबको प्रभावित करता है ताप। अब ताप कैसे प्रभावित करता होगा? यहाँ तक ताप लिंग निर्धारण के लिए भी जिम्मेदार है। लिंग निर्धारण में क्या? लिंग निर्धारण में भी जिम्मेदार होता है कौन सा? ताप। कुछ विशेष प्रकार क्या देखेंगे हम लोग? जो जीव देखेंगे, कुछ विशेष प्रकार का जीव देखेंगे जिसका उसका जो है मेल होगा कि फीमेल होगा, ये ताप के ऊपर निर्भर करता है। ताप के ऊपर निर्भर करता है कि वो जीव जो है वो मेल होगा कि फीमेल होगा करके। जैसे देखेंगे कौन सा? एक आएगा मगरमच्छ। कौन सा? मगरमच्छ। मगरमच्छ, मगरमच्छ के साथ साथ एक आता है कौन सा? और एक तो मगरमच्छ हो जाएगा। मगरमच्छ के साथ साथ हमको देखना है सांप। मगरमच्छ और सांप। तो मगरमच्छ और सांप ये दोनों में मेल होगा कि फीमेल होगा, ये ताप निर्धारण करता है। ताप क्या करता है? निर्धारण करता है कि उसका जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। क्योंकि इसका जो अंडा रहता है, जिसका जो अंडा होगा, यदि अंडा को उच्च ताप में रख दिया जाए, यदि अंडा को उच्च ताप में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मादा बनेगा। यदि तापमान अधिक है तो क्या बनेगा? मादा बनेगा। और तापमान यदि कम है, कम टेम्परेचर में रखा जाए तो क्या बन जाएगा? वो नर बन जाएगा। तो ये प्रभाव होता है किसका? ताप का। क्या बनेगा देखते हैं। यदि मगरमच्छ के अंडे को मगरमच्छ के अंडे को मगरमच्छ के अंडे को उच्च ताप में रखा जाए, उच्च ताप में रखा जाए
तो क्या बन जाएगा, वो मादा बन जाएगा। क्या बनेगा, मादा बनेगा। और इसी को यदि निम्न ताप में रखा जाए, निम्न ताप में रखा जाए, तो क्या बन जाएगा, वो नर बनेगा। क्या बनेगा, नर बनेगा। ये केवल मगरमच्छ और सांप के लिए है, मगरमच्छ और सांप के लिए है, ये मानव के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है, मानव के लिए नहीं है। यदि ये मानव के लिए रहता तो फिर इसका अभी जो हालत है, अभी जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, या फिर बेटी के मतलब सुरक्षा के लिए जितना भी मतलब चला रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बेटियों का मतलब उनका भ्रूण हत्या न किया जाए, बेटियों के अधिक मतलब उसको जन्म को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बेटियों के जन्म क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, नए नए योजना ला रहे हैं उनके लिए, ताकि बेटियों का जो अंतर है, लिंगानुपात जो भारत में है वो अच्छा से रहे, सभी लिंगानुपात कम है तो अच्छे समान रहे, इसलिए बहुत सारे योजना चला रहे हैं। लेकिन यदि ये गुण जो भी सांप और मगरमच्छ में है ताप का, यदि ये मानव में रहता तो ये जो स्थिति है वो कुछ अलग रहता। सरकार कितना भी योजना चला ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मतलब शिशु जन्म के लिए इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये प्रोत्साहन कुछ काम नहीं आता। जिस हिसाब से भारत का व्यक्ति का जो मानसिकता है कि पुत्र का होना क्या अनिवार्य है, ऐसा वाला जो धारणा बना हुआ है उसके लिए, तो सभी घर में क्या रहता है, क्योंकि यदि ठंडे ठंडे स्थान में है तो क्या हो रहा है, नर, ठंडे स्थान में हो क्या है, नर है। तो अधिकतर घर में क्या पूरा एसी वगैरह सब रहता, एसी एसी वगैरह मतलब अभी तो है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं उसको कहाँ पे रखा जाता है, एसी वगैरह में रखा जाता, ठंडा वाले क्षेत्र में रखा जाता था, क्या पैदा हो, नर पैदा हो करके। तो ताप कैसे प्रभावित करता है, ये तो कुछ जीव में देख लिए, उसके बाद देखेंगे किसमें, मानव को कैसे प्रभावित कर रहा है, मानव को ताप कैसे प्रभावित करता है, मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है ताप। यदि तापमान बढ़ जाता है, यदि तापमान जो पृथ्वी का तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ जाता है। यदि तापमान यदि अधिक उच्च होगा, तापमान क्या होगा, उच्च होगा, तो जो मानव है, जो मानव है उनके भी जो उसमें प्रजनन दर है, प्रजनन क्षमता है, उसमें क्या प्रभावित होता है, प्रजनन क्षमता क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रजनन क्षमता क्या होगा, प्रभावित होगा। मानव का क्या होगा, प्रजनन क्षमता प्रभावित होगा, क्योंकि मानव शरीर का जो टेम्परेचर है कितना होता है, लगभग 37, लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इससे ज्यादा होता है, इससे यदि तापमान क्या है, ज्यादा होता है, तो प्रजनन क्षमता पर क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रजनन क्षमता क्या होगा, प्रभावित होता है। यदि महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में जो माँ बनने की क्षमता है, महिलाओं में क्या होता है, जो माँ बनने की क्षमता है वो क्या होता है, निम्न हो जाता है। क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। या फिर जो शुक्राणु है, वो शुक्राणु क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। शुक्राणु क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये ताप के बारे में देखेंगे। पेड़ पौधे को कैसे प्रभावित करते हैं ताप, जहां पे तापमान पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जहां पर तापमान पर्याप्त मात्रा में मिलता है वहां का पेड़ अच्छे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं या फिर मजबूत होते हैं। या जहां पे तापमान कम होता है, जहां पे तापमान क्या होगा, कम होगा, जहां का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां के पेड़ क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। पेड़ पौधे क्या रहेंगे, पेड़ पौधे क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। लेकिन तापमान कहीं पे क्या है, कम है, तापमान कम है, मतलब पूरा ताप नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे जो पेड़ का विकास अच्छे से नहीं होगा, पेड़ पौधे का भी विकास अच्छे से नहीं होगा। पेड़ पौधे का भी विकास क्या है, अच्छे से नहीं होता है, छोटे छोटे होंगे क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो ताप भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद देखेंगे अक्षांश। अक्षांश भौतिक भौतिक कारक में क्या देखे थे हम लोग, अक्षांश। तो अक्षांश कैसे प्रभावित करेगा, पर्यावरण को अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, देखना। ये क्या है, पूरा ग्लोब है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, इसको हम क्या मान लेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। भूमध्य रेखा में क्या मिलेगा आपको, पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। फिर भूमध्य रेखा से लेकर इधर देखेंगे तो कर्क रेखा तक, कहाँ पर, कर्क रेखा, नीचे जाएंगे तो कौन सा, मकर रेखा, कौन सा, मकर रेखा या कर्क रेखा। यहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। पर्याप्त मात्रा में को क्या मिलेगा, जल मिलेगा, मतलब वर्षा का पानी मिलेगा पर्याप्त मात्रा में।
तो जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा हो, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सूर्य का ताप मिल रहा हो, वहाँ विकास ज्यादा होगा। चाहे वो मानव हो, पेड़ पौधे हो, कोई प्रकार का जीव जंतु हो, वहाँ पे विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे मतलब कर्क रेखा पे भूमध्य रेखा में पड़ेगा क्या, अफ्रीका। क्या पड़ेगा आपको, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। अफ्रीका महाद्वीप में देखना बड़े बड़े जंगल कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। हाथी, जितने भी अनेक प्रकार के जो जीव जंतु है, हाथी वगैरह जो विविधता देखते हैं, वो कहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका के जंगल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। इतना बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलते हैं कहाँ, अफ्रीका के जंगल में। भारत में भी देखते हैं क्योंकि कर्क रेखा भी आ रहा है, तो भारत भारत में क्या मिलेगा आपको, विविधता देखने को मिलेगा। मतलब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा पर। कहाँ देखने को मिलेगा, भूमध्य रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पे सर्वाधिक आपको जैव विविधता देखने को मिलेगा। चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे मानव का हो, या फिर कोई प्रकार का जीव जंतु का हो। कहाँ देखने को मिलेगा, भूमध्य रेखा। जैसे ही अक्षांश हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, मतलब ध्रुव की ओर जाएंगे, किसकी ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर। तो ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है। ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, और जब पर्याप्त मात्रा में ध्रुव ध्रुव में सूर्य का ताप जो है, प्रकाश वो नहीं पहुंच पाएगा, तो जो वहां पे पौधा मिलेगा, वो भोजन बनाने के लिए उसको क्या नहीं मिल पाएगा, प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो अच्छे से भोजन नहीं बना सकता। मतलब भोजन जब नहीं बना सकेगा अच्छे से, तो उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। वैसे ही मानव के बारे में भी देखेंगे, मानव का भी क्या विकास, मानव शरीर के लिए सूर्य प्रकाश या फिर ताप, वर्षा ज्यादा निर्भर करते हैं, मतलब उसके ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं सूर्य के ताप पर भी। तो मानव का भी अच्छे से विकास यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए देखना चीन वगैरह, मतलब जैसे जाएंगे चीन साइड, तो उनका जो हाइट वैसे क्या है, छोटे है। उनका हाइट कैसे रहेगा, छोटे रहेगा। चीन का व्यक्ति का हाइट क्या रहेगा, छोटे रहेगा। जैसे देखेंगे हम लोग कहाँ, भूमध्य रेखा में, मतलब अफ्रीका वाला क्षेत्र में। तो अफ्रीका में जो व्यक्ति रहेगा, इनका हाइट क्या है, बहुत ज्यादा रहेगा। इनका हाइट क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो ताप क्या है, मतलब अक्षांश भी क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ऊंचाई देखना है। उसके बाद भौतिक कारक में क्या देखे थे, ऊंचाई देखे थे, तो देखना है कौन सा, ऊंचाई देखना है। ऊंचाई कैसे प्रभावित करता है पारिस्थितिक तंत्र को या फिर पर्यावरण को, ऊंचाई कैसे प्रभावित करेगा। ऊंचाई भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा, ये भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा, फिर कोई भी देश के बारे में देख सकते हैं। जैसे हम लोग को मान लेते हैं किसके बारे में, भारत देश के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे, भारत देश के बारे में देखेंगे। ये भारत है। यदि हम लोग किसके बारे में देखेंगे, भारत देश के बारे में देखेंगे, तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं मतलब कैसे प्रभावित करेगा। ये पूरा क्या मिलेगा आपको, मध्य भारत मिलेगा। क्या मिलेगा, मध्य भारत, मध्य भारत। यही देखेंगे कर्क रेखा यहीं से गुजर रहा है, पूरा कर्क रेखा यहीं से गुजरेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा, ऊंचाई के बढ़ने से, ऊंचाई के बढ़ने से क्या है, ऑक्सीजन का जो स्तर है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो कम होता जाता है। ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीजन का, ये ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई के बढ़ने से ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। और जब ऑक्सीजन कम होगा, जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है, तो फिर आरबीसी, आरबीसी का मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जैसे वैष्णो देवी वगैरह घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखना एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगा, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल क्या है, स्तर क्या होता है, कम होने लगता है। और जब ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, तो फिर शरीर को पर्याप्त मात्रा में आरसीबी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो फिर क्या रिलीज करता है, आरबीसी। क्या करता है, आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी क्या करेगा, अब जब आरबीसी जब शरीर में ज्यादा बढ़ता है आरबीसी, तो आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है, नया खून जैसे बनता है, तो शरीर में क्या आता है, नया ताजगी आता है। क्या आता है, नया ताजगी आता है। तो देखना जब भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वो जो क्षेत्र हम जाएंगे, चाहे कोई मंदिर हो, देवालय हो, गुरुद्वारा वगैरह हो, कोई भी धर्म का रहे, वो हमेशा कहाँ पे रहेंगे, ऊंचाई में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, ऊंचाई में। कहाँ रहेंगे, ऊंचाई में। और जो ऊंचाई में है वही, मतलब मंदिर तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो ऊंचाई में रहते हैं वो क्या, बहुत फेमस रहते हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। जैसे वैष्णो देवी घूमने के लिए जाते हैं, या फिर जैन धर्म से हम लोग मान सकते हैं। जैन धर्म देखेंगे तो कहाँ देखने जाएंगे हम लोग, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत में देखने के लिए जाते हैं। या फिर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का हम लोग को कहाँ देखना है, राजनांदगांव में। कहाँ देखना है, राजनांदगांव में। राजनांदगांव में एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में क्या देखने को मिलता है हम लोग को, जैन धर्म और बौद्ध धर्म संबंधित
तीर्थ है देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से जो शरीर में आरबीसी का संख्या बढ़ता है, और आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है, मानव शरीर में या फिर किसी के भी शरीर में हो ताजगी आता है, नया क्या आता है, ताजगी आता है। कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं तो हम लोग देखना पहाड़ी की ओर ही क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पहाड़ी की ओर ही क्या जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जो ऊंचाई में रहता है। इसीलिए जब घूम के आने पर या फिर तीर्थ से आने पर अच्छा लगता है, क्या लगता है, अच्छा लगता है, उसी को हम लोग क्या धर्म से जोड़ देते हैं। तो मतलब ऊंचाई भी क्या करता है, प्रभावित करता है, क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे भारत में ही देख लें, उसके बाद रंग को भी प्रभावित करता है, कौन सा, ऊंचाई। जो अक्षांश है वो क्या करता है, रंग को भी प्रभावित करता है। जैसे मध्य भारत में देखेंगे तो यहाँ पे गुजरात देखेंगे, क्या देखेंगे, गुजरात देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, बिहार, झारखंड देखेंगे, इधर बंगाल वगैरह देखेंगे। तो यहाँ जो व्यक्ति मिलेगा, यहाँ सांवले व्यक्ति भी मिलेंगे और गोरे व्यक्ति भी मिलेंगे, क्योंकि ये बीच मध्य में है। जैसे ही ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा के जैसे ही ऊपर जाएंगे, यहाँ देखने नाम ये पंजाब देखना, हरियाणा देखना, या फिर दिल्ली का, उत्तराखंड का, यूपी का उत्तरी क्षेत्र, उत्तराखंड तो हो ही गया, हिमाचल प्रदेश, बिहार का उत्तरी मतलब तराई वाला क्षेत्र, यहाँ जो व्यक्ति मिलेगा ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको, गोरे रहेंगे। इनका रंग कैसे रहेगा, गोरा रहेगा, इनका रंग कैसे रहेगा, गोरा रहेगा। और जैसे ही हम लोग किसके मतलब कर्क रेखा के नीचे आएंगे, मतलब ये भूमध्य रेखा के आसपास वाला कर्क रेखा के नीचे आएंगे, मतलब इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के जो व्यक्ति रहेंगे वो थोड़ा सा क्या रहेंगे, इसका रंग कैसा रहेगा, काला रहेगा। इनका रंग कैसा रहेगा, काला रहेगा, सांवला रहेगा, काला रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, सांवला रहेगा। तो ये किसका प्रभाव है, अक्षांश का ही क्या है, प्रभाव है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र को, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, ताप हो, या ऊंचाई हो, वर्षा हो, और उसके साथ साथ अक्षांश, मतलब भौतिक कारण कैसे कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख लिए। अब देखना है कौन सा देखना है, हम भौतिक कारण तो देख लिए। अब देखना है कौन सा, कार्बनिक कारण। कौन सा देखना है, कार्बनिक। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और ह्यूमिस, तो इनके बारे में हमको देखना है। जब हम लोग पढ़ेंगे इसे देखेंगे हम, कहाँ प्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट का चक्र देखेंगे, प्रोटीन का चक्र देखेंगे, तो इसमें आगे इसे पूरे कंप्लीट करेंगे, किसको, कार्बनिक यौगिक को। पोषण चक्र देखेंगे जब हम लोग, किसको के बारे में देखेंगे, पोषण चक्र के बारे में, पोषण चक्र के बारे में देखेंगे, तो वहां इस टॉपिक को अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पोषण चक्र में। उसके बाद देखना है क्या, जैविक कारक में आते हैं, फिर से कौन सा आना है, जैविक कारक में जो परितंत्र के घटक देखे हैं, कौन सा, जैविक कारण। अब इसमें आराम से पढ़ते हैं, किसमें, जैविक कारण। जैविक कारक में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखना था क्या, उत्पादक देखना था, उत्पादक के बाद हम लोग को देखना है उपभोक्ता देखना है, और उपभोक्ता के बाद देखना है कौन सा, अपघटक या फिर अपघटन करता। तो आइए देखते हैं किसके बारे में, उत्पादक के बारे में। उत्पादक किसको बोलेंगे, उत्पादक किसको बोलेंगे, बोलेंगे एक स्थलीय परिस्थितिक तंत्र में, एक पारिस्थितिक स्थिति एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख उत्पादक साकी और काष्ठी पौधा होता है। साकी और काष्ठीय पौधा होता है। साकी और काष्ठी का मतलब क्या होता है, साकी मतलब जिसमें पत्ता हो, साकी मतलब जिसमें पत्ता हो, साकी मतलब जिसमें क्या हो, पत्ता हो, जिसमें पत्ता हो, उसको क्या बोलेंगे, साकी। और काष्ठी मतलब जिसमें लकड़ी हो, जिसमें लकड़ी हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, काष्ठी बोलेंगे। जिसमें पत्ता हो वो साकी, और जिसमें लकड़ी हो क्या है, काष्ठी। तो जिसमें लकड़ी और पत्ता दोनों हो, तो पारिस्थितिक तंत्र में किसका काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं पेड़ पौधे। कौन काम करते हैं, पेड़ पौधे। या फिर जैविक कारक, जैविक का जो घटक है इसकी परिभाषा हम लोग जान सकते हैं, देखेंगे कौन कौन सा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। परिभाषा देखेंगे किसके बारे में, जैविक घटक के बारे में देखेंगे। देख परिभाषा हम लोग को याद करना है, क्या करना है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। एक लाइन का परिभाषा हम लोग को, मतलब एक लाइन याद कर लेना किसके बारे में, जैविक घटक के बारे में। तो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे किस में आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, उत्पादक में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, उत्पादक में आ जाएंगे। और जो जीव जंतु है, जो जीव जंतु किस में आ जाएंगे, उपभोक्ता में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, उपभोक्ता। उसके बाद जो सूक्ष्म जीव है ये किस में आ जाएंगे, अपघटनकर्ता में, किस में आ जाएंगे, अपघटनकर्ता में, किस में आ जाएंगे, अपघटक में, फिर अपघटनकर्ता में आ जाएंगे। तो जैविक घटक के लिए एक लाइन याद करने हैं हमको, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। तो इसी में हम देख रहे थे किसका, उत्पादक के बारे में देख रहे थे। मतलब एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में
प्रमुख उत्पादक शाकीय और काष्ठी पौधा होता है। मतलब पौधा ही क्या, पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। कहाँ पे, स्थली में। कहाँ पे, स्थली में, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र केवल स्थल में नहीं होता है, ये जल में भी होता है। तो अभी आगे देखेंगे, जल में भी होता है, मरुस्थल में भी होता है। कहाँ कहाँ पे होगा, जल में होगा और मरुस्थल में होगा। उस ये तो किस में हो गए, स्थलीय हो गया। अब हमको देखना है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, यहाँ पे उत्पादन का काम कौन करता है, हरे पेड़ पौधे कर रहे थे। यहाँ पे देखना कौन कौन से करेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रजाति करते हैं। जैसे कौन कौन सा आएगा, एक आएगा फाइटो प्लांकटन। कौन सा आएगा, फाइटो प्लांकटन आएगा। उसके बाद यहाँ इसमें क्या देखना है, शैवाल देखना है। क्या देखना है, शैवाल देखना है। तो इनका नाम अच्छे से आप लोग क्या करना है, याद करना। ये किसका काम कर रहे हैं, उत्पादन का काम कर रहे हैं। उसके बाद देखना है कौन सा, उपभोक्ता। कौन सा देखना है हमको, उपभोक्ता देखना है। तो उपभोक्ता क्या क्या काम करता है, फिर उपभोक्ता मतलब कौन कौन आएगा। अब इसमें उपभोक्ता के हम लोग प्रकार देखेंगे। उपभोक्ता वे उत्पादक द्वारा संश्लेषित भोजन का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। मतलब जो उत्पादक भोजन बनाते हैं उसी का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। उसी हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। इन्हें तीन व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तीन भाग में हम लोग बांट लिए हैं। एक देखेंगे कौन सा, शाकाहारी, मांसाहारी और कौन सा देखना है हम लोग को, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में देखना है। इसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। इन्हीं बोलते हैं। देखेंगे कौन सा, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं। मतलब जो पौधा, जैसे गाय, हिरन और खरगोश, मतलब जो पौधा को क्या करते हैं, खाते हैं। जो पौधा क्या करते हैं, वो खाते हैं। जैसे कौन कौन से देख सकते हैं, गाय है, हिरन है, खरगोश है या फिर टिड्डा है। ये सब किस में आएगा, शाकाहारी उत्पादक में, उपभोक्ता में आएगा। तो उसके बाद देखना है कौन सा, मांसाहारी। मांसाहारी देखना है वे जानवर जो दूसरे जानवर को क्या करते हैं, सेवन करते हैं। दूसरे जानवर क्या करते हैं, खाते हैं। दूसरे जानवर को क्या करते हैं, खाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांसाहारी। क्या बोलेंगे, मांसाहारी। या फिर इसको बोल सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मांसाहारी। फिर आएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी में देखेंगे जो पौधे और जानवर दोनों को खाता हो। किसमें खाता हो, पौधा और जानवर दोनों को खाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जैसे कौन कौन सा देखना है, मानव हो गया, सुअर हो गया और गौरैया हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, शाकाहारी भी को खाते हैं और मांसाहारी, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको भी क्या करते हैं, खाते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। अब देखना है आगे, ये तो उपभोक्ता हो गया। अब देखना है कौन सा, अब घटक देखना है। क्या देखना है, अब घटक देखना है। तो ये ज्यादातर क्या होते हैं, बैक्टीरिया और क्या होते हैं, कवक होते हैं। क्या होंगे, या तो बैक्टीरिया होंगे या फिर क्या होंगे, कवक होंगे। बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो पौधे और जानवरों के मृत कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भोजन के लिए क्या करते हैं, भोजन के निर्भर रहते हैं। भोजन पे निर्भर तो क्या बोलते हैं हम लोग, अब घटक। या फिर बोल सकते हैं वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटक या फिर अपघटनकर्ता के बारे में हम लोग बोलेंगे। अब इसका डिटेल से हम लोग को देखना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को देखना है उत्पादक। क्या देखना है, उत्पादक। ये उत्पादक, उत्पादक के बारे में अच्छे डिटेल से देखना है। अब हम देखे थे जैविक घटक में एक लाइन याद किए थे, हरे मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। पेड़ पौधे जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। तो उत्पादक में कौन आएगा, पेड़ पौधे आएगा। कौन आएगा, पेड़ पौधे आएगा। पेड़ पौधा किसमें आएगा, उत्पादक में आएगा। अब ये उत्पादन कैसे करता है, मतलब भोजन को उत्पादन कैसे करेगा, इसके बारे में देखना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक देखना पड़ेगा, क्या, 10% का नियम। क्या देखना पड़ेगा, 10% का नियम। जिसके बारे में देखना 10% का नियम। और ये जो 10% का नियम है, ये बताता क्या है कि ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से या फिर एक जीव से दूसरे जीव में कैसे होता है, उसी को बताता है कौन सा, 10% का नियम। और ये 10% का नियम है, इसको बताया कौन था, एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का नाम क्या है, लिंडेमैन। क्या नाम है, लिंडेमैन। तो लिंडेमैन ने ही बताया था कि 10% का नियम बताया था, मतलब एक जीव से या फिर एक स्तर से दूसरे स्तर में पोषण या फिर ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे होता है। ऊर्जा का प्रवाह
एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे होता है बताया कौन था? लिंडेमैन ने। और कब बताया था? तो ये बताया था 1942 में। सन याद रखना 1942। तो 1942 में लिंडेमैन ने बताया था कि जो ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे होता है करके। पहले इसी को देख लेते हैं कैसे होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह। मान लो क्या पौधा, पौधा क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता देखना है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या देख सकते हैं हम लोग? बकरी देख सकते हैं। कौन सा देख सकते हैं? बकरी। उसके बाद देखना है द्वितीयक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता देखना हम लोग क्या देख सकते हैं? शेर को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? शेर को देख सकते हैं। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा, मतलब पोषण का प्रभाव कैसे होगा? ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा? पौधे अपना भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा। यहाँ पे एक अपवाद है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक अपवाद मिलेगा। इस अपवाद को करना रखना है। जो ऊर्जा का प्रवाह है सभी में 10% के नियम के अनुसार से बताया लिंडेमैन के अनुसार से, लेकिन यहाँ एक अपवाद रखना, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश का जो केवल 1% ही अपने पास, मतलब 1% बस का उपयोग करता है कौन? पौधा। केवल 1% बस क्या करता है? उपयोग करता है। बाकी जगह सब में क्या लगेगा? 10% का नियम लगेगा, 10% का नियम लगेगा। लेकिन सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसमें से केवल 1% का उपयोग करता है कौन? पौधा। अब पौधे में, पौधा के बाद से पौधे का 10% कौन उपयोग करेगा? बकरी करेगा। अब बकरी में जितना ऊर्जा है उसका 10% कौन करेगा? शेर करेगा। कौन करेगा? शेर करेगा। 10% उपयोग कौन करेगा? शेर करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोई पौधा है, क्या है? पौधा है। पौधा 1000 कैलोरी क्या कर रहा है? 1000 कैलोरी बना रहा है। क्या बना रहा है? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी बना रहा है कौन सा? पौधा, क्योंकि उत्पादक यही है तो एक बनाने का काम करेगा भोजन को। अब पौधों को खाएगा कौन? पौधों को खा लिया कौन? मान ले मान सकते हैं हम बकरी। कौन खा लिया? बकरी। पौधे को कौन खाएगा? बकरी। तो 1000 का केवल 10%, 1000 जो कैलोरी है उसका 10% किस में जाएगा? बकरी में जाएगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? केवल 100 कैलोरी। कितना? 100 कैलोरी। तो 100 कैलोरी किस में जाएगा? बकरी में जाएगा। तो बाकी का जो 90% भाग है, बाकी का जो 90% भाग है ये कहाँ जाएगा? तो ये ऊर्जा हास्र के रूप में, ऊर्जा हास्र के रूप में वातावरण में क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ऊर्जा हास्र के रूप में क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। फिर उष्मा के रूप में क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा। उष्मा के रूप में क्या हो जाएगा? वायु वातावरण में मुक्त हो जाएगा। उसके बाद जितना है बकरी के पास, तो बकरी को खाएगा कौन? शेर। बकरी को कौन खाएगा? शेर। तो शेर के पास कितना जाएगा? 10% ही जाएगा। तो 100 का 10% मतलब केवल 10% भाग, मतलब केवल 10 भाग, 10 कैलोरी। केवल 10 कैलोरी किसको मिलेगा? शेर को मिलेगा। 10 कैलोरी किसको मिलेगा? शेर को मिलेगा। तो यहाँ जो उत्पादक है वहां उसके पास कितना था? 1000 कैलोरी था। और जो इसको बोलते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, इसको क्या बोलेंगे? सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता। तो जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसके पास कितने पहुंचा? केवल 10 कैलोरी। केवल 10 कैलोरी पहुंचा है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है? या तो पहले उत्पादक में होगा, खुद उत्पादक का काम कर रहा है। उसके बाद किसमें होगा? जब प्राथमिक उपभोक्ता होगा। किसमें देखना है? प्राथमिक उपभोक्ता में सर्वाधिक क्या होगा? ऊर्जा होगा। किसमें होगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता में सर्वाधिक क्या होगा? ऊर्जा होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये 10% के नियम के अनुसार से कम होते जाएगा। तो जो मांसाहारी है या फिर जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या बहुत कम हो जाता है। ऊर्जा का मात्रा बहुत कम हो जाता है। कई बार यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि शाकाहारी या फिर मांसाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव कौन डालता है? मतलब पर्यावरण पर, जो पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन है या फिर जो पर्यावरणीय संसाधन है, पर्यावरणीय संसाधन, तो इस पर्यावरणीय संसाधन में सर्वाधिक प्रभाव कौन डालता है? सर्वाधिक प्रभाव कौन डालता है? तो सर्वाधिक प्रभाव डालता है कौन सा? सर्वोच्च उपभोक्ता या फिर मांसाहारी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मांसाहारी। जो मांसाहारी जीव है वो क्या करेंगे? पर्यावरणीय संसाधन पर क्या करेंगे? सर्वाधिक प्रभाव डालेंगे। और सबसे प्रभाव कौन डाल रहे हैं? तो पौधा देख सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कौन सा? प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो सबसे कम प्रभाव डालेंगे किसमें? पर्यावरणीय संसाधन में। पर्यावरणीय संसाधन में। इसको एक प्रकार से और देख सकते हैं हम लोग, जैसे क्या हुआ? पौधा। क्या हुआ? पौधा। तो पौधा ने क्या किया है? 1000 कैलोरी बनाया है। अब पौधों को खाएगा कौन? टिड्डा खाएगा। मान ले कौन खाएगा?
टिड्डा। पौधा को खाएगा कौन? टिड्डा। टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। मेढक को खाएगा कौन? सांप खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को खा लिया कौन? गिद्ध। सांप को कौन खा लिया? गिद्ध। सांप को खा लिया क्या? गिद्ध। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो रहा है? टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो रहा है? टिड्डा हो रहा है। मान लो एक टिड्डा अपने जीवन काल में 100 क्या खा रहा है? पौधा खा रहा है। अपने जीवन काल में कितना खा रहा है? 100 पौधा खा रहा है। तो 100 पौधा किसके मतलब किसके लिए आवश्यक है? एक टिड्डा के लिए 100 पौधा क्या है जीवन काल में। अब एक जो मेढक है, एक मेढक अपने जीवन काल में कितना खाता होगा? मान लो 50, मान लेते हैं केवल मानने के लिए है, 50 टिड्डा एक मेढक खा रहा है। तो एक टिड्डा कितना खा रहा है? 100। तो 50 मेढक एक मेढक 50 टिड्डा खा रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 5000। कितना मतलब पौधा खा रहा है? कितने पौधा के समान मतलब कर रहा है? 5000 पौधा खा रहा है कौन? मेढक। ये डायरेक्ट रूप से नहीं खा रहा, मतलब इनडायरेक्ट रूप से, मतलब इसको भोजन के लिए 5000 पौधों की क्या हो रहा है? आवश्यकता हो रहा है, क्योंकि इसको खाना है क्या? टिड्डा। लेकिन टिड्डा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। अब एक मतलब ये जो मेढक है, एक मेढक के लिए कितना जीवन काल में कितना लग रहा है? 5000 पौधा लग रहा है। कितना लग रहा है? 5000 पौधा लग रहा है। अब एक सांप अपने जीवन काल में, हो सकता है एक सांप अपने जीवन काल में 100 मेढक खा रहे हैं, 100 मेढक खा रहे हैं अपने जीवन काल में। तो कितना हो जाएगा ये? 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख पौधा किस पर भार डाल रहे हैं? मतलब कौन डाल रहे हैं? एक सांप अपने जीवन काल में 5 लाख पौधा। अब हो सकता है एक गिद्ध अपने जीवन काल में 100 सांप को क्या कर रहे हैं? खा रहे होंगे। अपने जीवन काल में 100 सांप खा रहे हैं, तो 50 करोड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 करोड़ पौधा एक गिद्ध मतलब खा रहा है। जितना 50 करोड़ पौधा को मतलब भोजन बना रहा है, उतना कौन खा रहा है? केवल एक गिद्ध खा रहा है। इसीलिए बताया गया है कि जो मांसाहारी जीव है, जो मांसाहारी जीव है, वो जो पर्यावरणीय संसाधन है या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें क्या है? अधिक प्रभाव डालते हैं। क्योंकि पौधा भोजन बना रहा है। भोजन कौन बना रहा है? पौधा बना रहा है। अब पौधा जो भोजन कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। अभी ये जो टिड्डा, मेढक, सांप है, मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे जाता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट हमको क्या करना है? देखना है। अभी देखना है क्या पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये मान लो क्या है? पौधा है। क्या है? पौधा है। ये पौधे हैं। पौधा अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं हम लोग सूर्य। क्या है ये? सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश आएगा। सूर्य का प्रकाश आएगा। सूर्य के प्रकाश से पौधे में, सूर्य का प्रकाश किसमें पड़ेंगे? पौधे में पड़ेंगे, और पौधों के पत्ते में पड़ेंगे। पौधे के पत्ते में क्या देखते हैं हम लोग? एक देखते हैं क्लोरोफिल। क्या देखते हैं? क्लोरोफिल देखते हैं। क्या देखेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा। इसी क्लोरोफिल में एक मिलेगा, क्या मिलेगा? एक पदार्थ मिलेगा। कौन सा? मैग्नीशियम। कौन सा मिलेगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रहेगा। जब सूर्य का प्रकाश पौधे के पत्ते में पड़ेंगे, सूर्य का प्रकाश पौधे के पत्ते में पड़ेंगे, तो पौधे के जो पत्ते में क्या मिलेगा आपको? क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल मतलब केमिकल रिएक्शन करके क्या मतलब मैग्नीशियम के साथ क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। अब जब रासायनिक क्रिया करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का भी क्रिया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे के तो चाहिए, क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के क्या प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ इसको जल चाहिए। जल के साथ साथ इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किसको? पेड़ को। तभी तो क्या करेगा? वो भोजन बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब उसका सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल उसके पत्ते में पड़ता है, तो फिर मैग्नीज भी बनता है, और उसको जल की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, और प्रकाश की आवश्यकता होता है। तीनों को बना के क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन किसके रूप में बनाते हैं? किसके रूप में बनाते हैं? कार्बन का 6 मात्रा, हाइड्रोजन का 12 मात्रा, और ऑक्सीजन का कितना मात्रा? 6 मात्रा। तो इसको बनाएगा। इसके साथ साथ और क्या बनेगा? इसके साथ साथ क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें क्या मिलेगा आपको? H2, फिर पानी भी बनेगा। पानी का प्रयोग जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी भी बनेगा। तो तीनों को भोजन के रूप में बनाएगा कौन? पत्ता, पेड़ बनाएगा। ये बनाए किसके रूप में देखेंगे अभी। ये इसका 6 मात्रा, 12 मात्रा और 6 मात्रा। तो अभी क्या बना है ये? अभी क्या बना है ये? गुल्लू को सिर्फ मानता है, लेकिन क्या बनेगा ये? ये क्या बनेगा अभी? कार्बन इसमें मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा ये? मोनोऑक्साइड। अभी क्या बना है? मोनोऑक्साइड बना है।
जब पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधा भोजन बनाता है। जब पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है तो पहली बार में क्या बनेगा, मोनोऑक्साइड बनेगा। जब इसी क्रिया को और दोबारा करेगा, मतलब दोबारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन बनाएगा तो दोबारा में क्या बनेगा, पॉली उसमें पॉलीसेकेराइड क्या बनेगा, पहले इसमें क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड। क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड बनेगा। फिर कौन सा बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। कौन सा बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा। कौन सा बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा। क्या बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा। जब इसी क्रिया को और बार बार करेगा कौन, फिर करेगा कौन, पेड़, तो इसमें क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेगा। फिर मतलब बार बार मतलब अधिक बार कर लेगा तब क्या बनेगा, अधिक बार क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। और स्टार्च जब बन गया उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा पौधे अपना भोजन बनाएंगे तो लास्ट में क्या बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे सेल्यूलोज। क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज के बारे में बनाते हैं, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के रूप में रखेंगे कौन, पेड़ अपना भोजन किसके रूप में बना रहे हैं, पहले मोनोसेकेराइड, फिर डाइसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड, फिर और भी बहुत सारे होंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे। स्टार्च के बाद क्या बनाएंगे, सेल्यूलोज के रूप में बनाएंगे। किसके रूप में बनाएंगे, सेल्यूलोज के रूप में बनाएंगे। तो ये तो कौन बना दिया। अब उसके बाद बना क्या था, ये इसके साथ क्या बना था, ऑक्सीजन। क्या बना था, ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो जो ऑक्सीजन है इसको क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, वातावरण में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके साथ साथ क्या, पानी को भी बाहर करते हैं। पानी को भी क्या करते हैं, बाहर करते हैं कौन, पेड़। इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो पेड़ अपना क्या बना दिया, भोजन कैसे बना रहा है, पेड़ अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, उत्पादक कैसे कर रहा है, उत्पादक कैसे अपना भोजन बनाते हैं, देख लिए। उसके बाद इसी सेलुलोज स्टार्च को, इसी सेलुलोज या फिर स्टार्च को ग्रहण कौन करेगा, उपभोक्ता। कौन करेगा, उपभोक्ता ग्रहण करेगा। कौन करेगा, उपभोक्ता। ये कौन करेगा, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के भी हम लोग प्रकार देखे हैं, कौन कौन सा, एक होगा कौन, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद हम लोग को देखना है कौन सा, तृतीयक उपभोक्ता। किसके बारे में देखना है, तृतीयक उपभोक्ता के बारे में देखना है, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता तो देखते हैं क्या है, पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है। तो यहाँ पे पेड़, ये तो क्या हो गया, पौधा क्या हो गया, ये तो उत्पादक हो गए। क्या हो गया, उत्पादक। अब इसको खा रहा है कौन, मान लेते हैं कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। कौन सा खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। कौन खा रहा है, टिड्डा। और टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। टिड्डा कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा था, सांप। मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। मेढक को खा रहा है कौन, सांप। तो यहाँ पे देखेंगे जब पौधा क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्पादक। अब उत्पादन ये बना लिया, भोजन बना लिया, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन बना लिया कौन, पौधा। पौधा खा रहा है कौन, टिड्डा खा रहा है। तो टिड्डा जो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में हमेशा एक चीज आपको याद करना है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, चाहे पारिस्थितिक तंत्र कहीं पर भी हो तो प्राथमिक उपभोक्ता रहेगा हमेशा, ये क्या रहेगा, शाकाहारी रहेगा। क्या रहेगा, शाकाहारी रहेगा, शाकाहारी रहेगा। कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक हुआ तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या रहेगा, मांसाहारी रहेगा। या फिर इसका समय मतलब क्वेश्चन के अनुसार इसका जो ऑप्शन है वो क्या चेंज होते रहेगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जिंदा रहेगा वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या रहेगा, मांसाहारी। उसके बाद जितना भी आगे बढ़ाएंगे सब क्या होते जाएगा, मांसाहारी होते जाएगा। तो यहाँ पे जिंदा कौन रह सकता है, मतलब कौन सा ज्यादा जिंदा रह सकता है। तो जो जिसके ऊपर कम प्रभाव पड़, किसी ऊपर कम भार पड़ता हो, क्या रहेगा, ज्यादा जिंदा रहेगा। जैसे यहाँ पे पौधा है, पौधा केवल क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश के साथ चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये क्या बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा। तो सर्वाधिक जिंदा कौन रहेगा, मतलब पूरे परिस्थिति तंत्र में सर्वाधिक समय तक जिंदा कौन रहेगा, सबसे लंबे समय तक जिंदा कौन रहेगा। तो लंबे समय तक जिंदा रहे कौन सा, उत्पादक।
रहेगा। उसके बाद कौन रहेगा? जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो सबसे लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि मान लो परिस्थिति तंत्र में मेढक नहीं है या फिर सांप नहीं है तो भी टिड्डा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टिड्डा को क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसके ऊपर आश्रित है? ये उत्पादक के ऊपर क्या है? आश्रित है। अब टिड्डा तो है, उसके बाद कौन सा है? मेढक भी है। कौन सा है? मेढक है। मेढक है, टिड्डा है, उसके बाद मेढक है। यदि सांप नहीं है, यदि सांप नहीं है तो मेढक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांप नहीं तो मेढक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेढक किसके ऊपर डिपेंड है? क्योंकि टिड्डा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? टिड्डा के ऊपर। तो खाद्य जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला चलेगा, अभी आगे देखेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, पोषण का स्तर क्या है, पोषण एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे जाता है, इस सब के बारे में क्या करना है हमको? देखना है। सब के बारे में क्या करना है? देखना है। तो मेढक जो है, ये मेढक, तो मेढक क्या करेगा? द्वितीयक उपभोक्ता है तो किसके ऊपर वो है? टिड्डा के ऊपर है। किसके ऊपर डिपेंड है? ये टिड्डा के ऊपर है। तो भार कौन ज्यादा डाल रहा है? ये तो प्राथमिक वाला कम डालेगा, उसके बाद कम डालेगा कौन? मेढक। मेढक के बाद मतलब सांप डालेगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब जो खाद्य श्रृंखला है इसमें पोषण का कैसे कैसे विकास होता है इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। मतलब खाद्य श्रृंखला जितना ज्यादा क्या होगा? लंबा होगा, जितना बड़ा होगा उतना जीवन उतना क्या, उतना कठिन होगा। मतलब ये श्रृंखला क्या होगा? उतना जटिल होगा। क्या होगा? जटिल होगा। जितना लंबा होगा या तो उसका पोषण उतना कम मिलेगा या फिर ऊर्जा उतना ही कम मिलेगा, क्योंकि 10% के नियम के अनुसार से 10 इसका 10% इसमें जाएगा, इसका 10% इसमें जाएगा, मतलब इसका 10% इसमें जाएगा, तो जो ऊर्जा है उसको बहुत कम मिलेगा। जो लास्ट वाले रहेगा इसको क्या मिलेगा? सबसे कम मिलेगा। तो ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो रहा है। इसमें उपभोक्ता में यहाँ पे देख सकते हैं पोषण का जो स्थानांतरण होता है। क्या होता है? पोषण का स्थानांतरण। इस क्या देख सकते हैं? पोषण का स्थानांतरण। पोषण का स्थानांतरण देख सकते हैं। पोषण का स्थानांतरण क्या देखना है हम लोग को? पोषण का क्या देखना है? स्थानांतरण देखना है। कैसे कैसे स्थानांतरण होता है पोषण का? पोषण का क्या देखना है? स्थानांतरण देखना है। कैसे कैसे स्थानांतरण होगा किसका? पोषण का। पोषण का स्थानांतरण क्या देखना है? पोषण का स्थानांतरण कैसे कैसे स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन यहाँ पे से स्टार्ट करता है बनना, मतलब क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? T1 T2 T3 बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा क्या? पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधा। पौधा के बाद क्यों देखेंगे? हमको टिड्डा देखना है। पौधा के बाद क्या देखना है? टिड्डा देखना है। टिड्डा के बाद हम लोग को क्या देखना है? मेढक देखना है। टिड्डा के बाद क्या आएगा? मेढक आएगा। मेढक के बाद क्या आ जाएगा? सांप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सांप आ जाएगा। और सांप के बाद कौन सा आ जाएगा? या तो गिद्ध को ले सकते हैं, फिर मोर को ले सकते हैं, या फिर क्या देख सकते हैं हम लोग? गिद्ध देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? गिद्ध। गिद्ध को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? गिद्ध को देख सकते हैं। तो यहाँ पे T1 कौन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? T5 हो जाएगा। तो जो T1 है, T1 का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक। ट्रॉफिक लेवल। T1 स्तर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक। ट्रैफिक स्तर। क्या बोलेंगे? ट्रैफिक स्तर। तो T1 में कौन आ रहा है? पौधा आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? T2 में कौन आ रहा है? टिड्डा आ रहा है। T3 में कौन आ रहा है? मेढक आ रहा है। T4 में कौन आ रहा है? सांप आ रहा है। फिर T5 में कौन आ रहा है? गिद्ध आ रहा है। तो ये क्या है? पोषण का स्थानांतरण कैसे हो रहा है? पोषण का स्थानांतरण कैसे होता है इसी को बताता है, मतलब ट्रॉफिक स्तर बताता है। पोषण के स्तर को क्या करता है? ये बताता है। ये जो श्रृंखला देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन के अनुसार से बदल जाएगा, बदल जाता है। क्वेश्चन के अनुसार से क्या हो जाता है? बदल जाता है। जो T1 में आएगा हमेशा वो क्या रहेगा? उत्पादक रहेगा। T1 में हमेशा क्या रहेगा? उत्पादक ही क्या रहेगा? T1 में रहेगा। T1 में हमेशा क्या रहेगा? उत्पादक रहेगा। जो T2 है, जो T2 है, जो T2 है ये हमेशा क्या रहेगा? शाकाहारी रहेगा। जो T2 है क्या रहेगा? हमेशा, हमेशा के लिए क्या रहेगा? शाकाहारी रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? शाकाहारी रहेगा। T2 हमेशा क्या रहेगा? शाकाहारी रहेगा। तो इतना अच्छे से याद करना। T1 हमें क्या रहेगा? उत्पादक रहेगा। और T2 क्या रहेगा? T2 शाकाहारी रहेगा। या फिर T2 जो है वो क्या रहेगा? प्राथमिक उपभोक्ता ही। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोलेंगे इसी को? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या बोल देना है इसी को? प्राथमिक उपभोक्ता बोल देना है। अब ये जो T1 T2 T3 T4 जो है ये ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैसे बदलेगा इस पे देख लेते हैं यहीं पे। कैसे बदलेगा देखेंगे। कौन सा ये? पौधा है। क्या है? पौधा है।
अब पौधों को खा लिया कौन, मान लो खरगोश या फिर बकरी खा लिया, क्या खा लिया, बकरी खा लिया, बकरी खा लिया, कौन सा खा लिया, मतलब शेर खा लिया, बकरी कौन खा लेगा, शेर खा लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन है उसके अनुसार से क्या बदलता जाएगा, ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा ये। तो जो हमेशा जैसे टिड्डा है, टिड्डा को हमेशा T2 नहीं बोलेंगे, फिर मेढक जो दिया है तो मेढक को ऐसे T3 नहीं देखना है, मतलब ऐसे रट के नहीं जाना है कि मेढक का T3 है तो T3 ही होगा, ये मेढक हट सकता है। टिड्डा को क्या सांप नहीं खा सकता, टिड्डा को केवल मतलब सांप खा सकते हैं, मेढक यदि हट जाएगा तो टिड्डा को क्या खा लेगा, सांप खा लेगा, तो सांप क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, सांप क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन के अनुसार से क्या करना है, इसको बनाना है, ऑप्शन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके अनुसार से इसको क्या करना है, बनाना है। तो ये हो रहा क्या, उत्पादक हो गया, सॉरी क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। तो ये जो टिड्डा है, टिड्डा है, टिड्डा से लेकर के जो गिद्ध है, यहाँ तक का सभी प्राणी, सभी जीव किसमें आएंगे, उपभोक्ता में आएंगे, किसमें आएंगे, उपभोक्ता में आएंगे, किसमें आएगा, सब चीज उपभोक्ता में आएगा। उसके बाद देखना है कौन सा, अपघटक, जिसको क्या बोलते हैं, अपघटन करता, क्या बोलेंगे, अपघटन करता। इसमें क्या क्या आएगा, अपघटक, क्या आएगा, अपघटक या फिर अपघटन करता, इसमें क्या आएगा, सूक्ष्म जीव आएगा, क्या आएगा, सूक्ष्म जीव आएगा। सूक्ष्म जीव हम देख लिए थे, कवक देख लिए थे, कौन सा देख लिए थे, कवक देख लिए थे, जीवाणु देख लिए थे, क्या क्या आएगा, कवक आएगा, जीवाणु, ये सब किसमें आएगा, अपघटक में आएगा, अपघटन कर्ता में आएगा। रोज इतना कचरा सब आ रहा है, विश्व में इतना सारा कचरा हो रहा है, सब कचरा आखिर जाता कहाँ से है। जैसे सब्जी का पूरा वेस्ट वगैरह रहता है, इसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर में, या फिर जो फसल करते हैं तो फसल का जो बचा हुआ भाग रहता है, जिसको हम लोग कचरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। इस कचरे को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर में फेंक देते हैं, तो ये कचरा आखिर जाता कहाँ है। या फिर कोई जीव जैसे मर जाता है, कोई जीव मर जाता है तो उसका शरीर का होता क्या है, तो वे सब को क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, कौन, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में विशेष याद करना है, कवक और जीवाणु, प्रोटोजोआ भी आएगा इसमें। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी बना देते हैं, फिर मतलब मिट्टी का क्या करते हैं, पुनर्चक्रण कर देते हैं, मतलब जीव को क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। इसीलिए मतलब पूरा पर्यावरण को या फिर पृथ्वी को, पर्यावरण या फिर वातावरण या फिर पारिस्थितिक तंत्र के पृथ्वी क्या करते हैं, सफाई करते हैं, क्या करते हैं, सफाई करते हैं। इसीलिए जो अपघटक है क्या बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी का सफाई करता, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सफाई करता, पृथ्वी का सफाई करता, पृथ्वी का सफाई करता हम लोग किसको बोलते हैं, अपघटक को बोलते हैं, सफाई करता हम लोग किसको बोलते हैं, अपघटक को बोल देते हैं। तो ये हुआ उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अभी जो खाद्य श्रृंखला है या फिर खाद्य जाल है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह अभी देखेंगे, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे बढ़ेगा, या फिर पिरामिड देखना है, जैसे क्या क्या देखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग को अगला वीडियो में क्या क्या देखना है, अगला वीडियो हम लोग देखेंगे क्या, खाद्य श्रृंखला देखेंगे, क्या देखेंगे, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला देखना है। उसके बाद क्या देखना है, खाद्य जाल देखना है, खाद्य जाल देखना है, खाद्य श्रृंखला देखना है, खाद्य जाल देखना है। उसके साथ साथ हम लोग को पिरामिड देखना है, क्या देखना है, पिरामिड। अच्छा डिटेल से सब चीज को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, या तो खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला क्या है, पिरामिड क्या है, इस सब के बारे में डिटेल से देखना है अगला वीडियो में। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक था। यदि आपको और दूसरे टॉपिक में भी यदि आपको वीडियो चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।